आया हो। इसके बाद में जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग मतलब कि किसी भी एक हमारे पास में एक मोटिव है डिसीजन का, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम किस स्टेप्स से गुजरते हैं और हम किन टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, ये हमारे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई द डिसीजन। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमको डिसीजन क्या लेना है। ओके, इसके बाद में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी को किसी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, उनका ये डिसीजन है। ओके, तो उसके बाद में वो क्या करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, क्या मार्केट उसकी है, कौन सा टारगेट मार्केट होगा, क्या हमारा अभी एग्जिस्टेंस में कौन कौन सी आपके राइवल्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सबकी जानकारियां जमा करना। उसके बाद में आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, कि आप अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं या किस मार्केट को टारगेट करते हुए क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इसके बाद में आप क्या देंगे, वेटेज टू द एविडेंस। ओके, कि आपके पास में जो वेटेज आया, मान लीजिए कि आपने 4 अलग अलग चीजें आइडेंटिफाई की है। पहला है कि प्राइस, दूसरा है आपका टारगेट मार्केट, तीसरा है आपका डिजाइन, चौथा है आपका कलर मान लीजिए। तो आप इसको वेटेज देंगे कि किस एलिमेंट में कितना वेटेज है, कि ये प्राइस कॉन्शियस है या कलर कॉन्शियस है या डिजाइन कॉन्शियस है या टारगेट मार्केट ही अलग किस्म का है। मान लीजिए कि आप बेबी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है, बेबी का है। ओके, तो आप एलिमेंट्स को वेटेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में चूज अमॉन्ग अल्टरनेटिव्स, आपने वेटेज प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद में आप अल्टरनेटिव्स के बीच में जो है सही अल्टरनेटिव को चूज करते हैं और फिर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। इसके बाद में आप रिव्यू योर डिसीजन एंड इट्स कोसिक्वेंसेस, आप रिव्यू करते हैं अपने डिसीजन को, आपने डिसीजन ले लिया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आपने जो डिसीजन लिया था उसका क्या असर हो रहा है, उसका कोसिक्वेंसेस क्या है। ओके, तो आई होप कि आपको स्टेप्स समझ आए हों। ओके, इसके बाद में क्या है आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, तो टूल्स और एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें आएगी आपके, सबसे पहले है आपके डिसीजन मैट्रिक्स। ओके, डिसीजन मैट्रिक्स एक तरीका है डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसमें आप क्या करते हैं, आपने एक साइड में सारे के सारे फैक्टर्स को रख दिया। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी लिया था कि न्यू प्रोडक्ट यदि आपको बनाना है तो कितने फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, या हम देख सकते हैं कि यदि आपको कहीं से सप्लाई लेना है किसी कंपनी को, ओके, तो उनने क्या किया कि सारे सप्लायर्स को एक लाइन में लिख दिया। इसके बाद में जितने फैक्टर्स होंगे, सबसे पहले क्या होगा, प्राइस होगा, आपकी टाइम ऑफ डिलीवरी होगा, इसके बाद में आपका क्या होगा, क्रेडिट पीरियड हो सकता है, कितना क्रेडिट आपको मिलने वाला है। इसके बाद में आपका क्या हो सकता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सप्लायर, कितना आपको टाइम लगेगा डिलीवरी के लिए, डिस्टेंस कितना है आपका डिलीवरी के लिए। ये सारी क्या चीजें हो सकती है, आपके फैक्टर्स हो सकते हैं। उसको आप क्या देंगे, वेटेज प्रोवाइड करेंगे कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और इन वेटेजेस का टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, कि सारे वेटेज का जो टोटल आएगा वो क्या होगा, यूनिटी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और इसके बाद में आप क्या करते हैं, उनको पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, और पॉइंट्स में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे आप उसको क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो ये क्या होता है, आपका डिसीजन मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद में क्या है आपका डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री में क्या होता है कि हम कोसिक्वेंसेस को देखते हैं डिसीजन ट्री में, कि आपने पर्टिकुलर ए डिसीजन लिया हुआ है, उसके कोसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ओके, कि फॉर एग्जांपल कि आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने का फैसला किया है, तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने से आपको कौन कौन सी चीजें मिल सकती है, या तो आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी पब्लिक कंपनी में जा सकते हैं, या तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 चीजें हो जाएगी। यदि आपने पीएचडी की तो फिर क्या हो सकता है कि आप वापस से
एजुकेशन वाले फील्ड में आ सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हैं। रिसर्च की फील्ड में यदि आप जाएंगे तो आप कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, या फर्दर अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ा सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, या आप एकेडमिक्स में और कोई किसी और चीज को कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से क्या देखते हैं कि कोसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आगे जाकर के उसका एक प्रॉपर आप मैप बनाते हैं और उसके हिसाब से बेस्ट डिसीजन लेते हैं। तो यही होता है क्या, डिसीजन ट्री। इसके बाद में क्या है आपका टी चार्ट है। टी चार्ट में कौन सी चीजें आती है, टी चार्ट में आती है कि आपने एक साइड में प्रो लिख दिए, एक साइड पे कॉन्स लिख दिए, आप उसको क्या कर रहे हैं, बैलेंस करते चले जा रहे हैं। आपके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है उसको एक साइड लिख दिया आपने, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है आपने एक साइड लिख दिया, और उसको क्या कर रहे हैं आप, मैच करने का कोशिश कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं एक प्रो को एक कॉन से, या आप सेटलमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, और आखिरी में जिस साइड वेटेज ज्यादा हो आप उस डिसीजन को ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, सिस्टमेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द verifying factors that need to be considered during the decision making process। ओके, जितने भी चीजों को आप वेरीफिएबली कंसीडर कर सकते हैं उन सबको क्या करते हैं, ऑन द पेपर लेकर के आते हैं और उनका प्रॉपर बैलेंस बनाने का ट्राई करते हैं। इसके बाद में क्या है, पेरिस्टो एनालिसिस। पेरिस्टो एनालिसिस क्या होता है, जहां पर आपको सीरीज ऑफ डिसीजंस लेने होते हैं, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस को यूज करते हैं कि आपके कम से कम एक्शन से ज्यादा कैसे इंपैक्ट आ सकता है। ओके, जैसे 80-20 रूल को फॉलो करा जाता है इसमें, कि आपके जो 20% डिसीजंस है वो आपके 80% लाइफ को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, आप उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने का ट्राई किया जाता है, जिसमें कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स निकल करके आए, क्योंकि हमको बहुत सारे सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग करनी होती है छोटी छोटी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी लेकर के आनी होती है। तो उस कंडीशन में हम इस पर्टिकुलर एनालिसिस का यूज करते हैं। इसके बाद में क्या है आपका पेस्टल एनालिसिस है। पेस्टल में कौन कौन सा होता है, पेस्टल में होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर नए प्रोडक्ट या नई डिसीजन मेकिंग तक के पहुंचा जाता है। ओके, तो हमारे पास में पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखा जाता है कि अभी पावर रूल में कौन है, ऑपोजिशन में कौन है, पावर जो रूल कर रहा है उनकी क्या इकोनॉमिकल व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ऑपोजिशन में बैठा हुआ है वो कितना स्ट्रांग है और उसकी क्या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके प्लानिंग्स क्या है और उनके हिसाब से डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि अभी जो कंपनीज ईवी में जा रही है, उनको पता है कि जो अभी पार्टी बैठी हुई है सत्ता में, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, तो ऑटोमेटिक जो ज्यादातर कंपनीज है वो रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ जा रही है, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, जितनी भी, चाहे वो वेदांतु ग्रुप हो, है ना। तो सारी की सारी कंपनीज किस तरफ जा रही है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसमिट हो। उसके बाद में टेक्नोलॉजी के तरफ जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अभी फोकस है, तो ज्यादातर कंपनीज क्या कर रही है कि टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं वहां पर जा रही है, टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रही है, मेड इन इंडिया बनाने का ट्राई कर रही है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का सपोर्ट ऑटोमेटिक उनको मिल जाएगा। ओके, इसके बाद में इकोनॉमिकल है कि हमारा जीडीपी क्या है, जीडीपी ग्रोथ क्या है, हमारे इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रिसोर्सेस का, इन सारी चीजों को देखा जाता है। टेक्नोलॉजिकल है कि टेक्नोलॉजी क्या है हमारे अभी मार्केट में, 5G है, इंटरनेट है। ओके, हमारे पास में नया यूथ है जहां पर हमको ढेर सारे टेक्निकल लोग मिल सकते हैं, तो इसको करते हुए इसके बाद में लीगल है कि आपका किन चीजों के ऊपर बैन लगा हुआ है, किन चीजों को आप बेच सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होने वाले हैं, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस हैं। और इसके बाद में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन्वायरमेंट के क्या एक्ट्स लगे हुए हैं, उसके हिसाब से आप अपने काम को करें। इसके बाद में क्या है, कॉस्ट बेनिफिट है।
कॉस्ट बेनिफिट में क्या होता है कि हम प्योरली इकोनॉमिकल बेनिफिट्स को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग करते हैं। ओके, कि हमारे पास में 4 अल्टरनेटिव्स हैं, उसके बीच में हम क्या देखेंगे कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा सस्ता कौन सा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन सा है, और उसको हम चूज करेंगे। टोटल ये अकाउंटिंग बेस पे होता है। इसके बाद में क्या है आपके पास में मल्टीपल वोटिंग। ओके, मल्टीपल वोटिंग में क्या करते हैं हम कि हम एक कमेटी बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और अपनी डिसीजन को सामने रखते हैं और वोटिंग के बेस पर एक फाइनल डिसीजन तक के पहुंचते हैं। ओके, ग्रुप मेंबर्स नैरो डाउन अ वाइड फील्ड ऑफ ऑप्शंस सो दैट द ग्रुप डिसीजन इज फोर्स्ड ऑन द मोस्ट पॉपुलेशन। ओके, इलेक्शन करवाया जाता है कुल मिलाकर के, है ना, कि हम एक सेट डिसीजंस ऑप्शंस बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम वोटिंग करवाते हैं और वोटिंग के बेस में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो लोग क्या हो, आपके डिसीजन से सेटिस्फाई हो। तो ये था हमारा डिसीजन मेकिंग, जिसमें क्या है आपके स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग और टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप कि आपको समझ आया हो। यदि कोई भी सजेशन आपके पास में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता